जापान के एक बार फिर दुनिया से कुछ छिपा रहा है। क्या जापान रच रहा है एक और बड़ी साजिश? क्यों जापान ने छिपाया दुनिया से अपना ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर? दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जापान का ये ब्रांड न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में तैरता हुआ एक मिलिट्री बेस है जिस पर 12 फाइटर जेट आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि जापान के पास अभी तक कोई मिलिट्री नहीं थी और ना ही हो सकती है, तो जापान क्यों कर रहा है इतने हथियार तैयार? क्या पूरी दुनिया पर जापान के रूप में छाने वाला है एक और बड़ा खतरा? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। दोस्तों, आज 76 साल के बाद जापान अपनी आर्मी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और इतना ही नहीं, अपने 1000 वॉर प्लेन्स, मशीन गन्स, टैंकर के साथ वो रोज मिलिट्री डील्स करते हुए भी दिखे जाते हैं। इतना ही नहीं, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जापान यूएस के साथ बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए दिखे जाता है। तो 70 साल तक शांति पसंद करने वाला जापान, जिसके संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि वो कभी भी आर्मी नहीं रखने वाला है, तो वो जापान अब कैसे, और सबसे जरूरी बात कि क्यों एक मिलिट्री पावर हाउस बनता जा रहा है? दोस्तों, शायद ही दुनिया भूल गई है कि जापान एक समय में सबसे एग्रेसिव आर्मी हुआ करती थी जिसके सीने में दिल नहीं था। 1940 के समय में जो जापानी आर्मी हुआ करती थी उसे सबसे अत्याचारी आर्मी कहा जाता था। ये वही जापानी सेना थी जिसने नानजिंग के कत्लेआम में घर लूटे, शहर लूटे, 6 हफ्तों के अंदर अंदर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपने जापानी सेना के डेथ मार्च के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैदियों को एक लंबी मार्च करने को बोला और इस मार्च में अगर कोई भी कैदी थककर रुक जाता तो उसे वही गोली मारकर खत्म कर दिया जाता था। और दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे जापान के कामाकाजी वॉरियर्स के बारे में, जिनको जानकर आपको बिल्कुल यकीन हो जाएगा कि जापान की सेना एक दैत्यों की सेना थी। यूएसएस बंकर हिल वर्ल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर था और कामाकाजी वॉरियर या यूं कहें कामाकाजी पायलट का काम था अपने लोडेड मिसाइल एयरक्राफ्ट को लेकर इस कैरियर पर सुसाइड अटैक कर देना। आपको बता दें कि एक वक्त था जब जापान के पास इन सुसाइड अटैकर्स की एक पूरी सेना हुआ करती थी और ये जापान अपने एक्सपेंशन के चक्कर में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारता गया। और ये तब तक नहीं रुका जब तक अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से हमला नहीं किया, जिसमें लाखों जापानी लोगों की मौत हो गई। और ये जापान की ही करतूतें थी जिसने उसे पहला न्यूक्लियर वॉर एक्सपीरियंस करने वाला देश बना दिया। और दोस्तों, इस हमले के बाद जापानी सेना की पूरी तरह से काया पलट गई। दोस्तों, जहां नॉर्मली देश अपनी आर्मी को एक योद्धा की तरह दिखाते हैं, वही जापान पीस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने देश की आर्मी को एडवर्टाइज करता है। पर दोस्तों, हाल ही में जो चीजें जापान में चल रही हैं, उससे फिर से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या जापान वापस से 1945 की एक एग्रेसिव कंट्री दोबारा बनने वाला है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी हार के बाद यूएसए ने जापान से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया और जापान को अपने अंडर रखने के लिए उन्होंने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 9 का एक नया प्रोविजन डाल दिया। दोस्तों, अब अगर इस आर्टिकल के बारे में हम आपको बताएं तो इस आर्टिकल के तहत जापान को किसी भी तरह की वॉर लड़ना या किसी भी तरह से फोर्स यूज करने का राइट नहीं है और इसीलिए खुद के डिफेंस के लिए ना तो जापान सी, ना लैंड और साथ ही साथ में एयरफोर्स भी मेंटेन नहीं कर सकता है और ना ही ये किसी भी टाइप के हथियार रख सकता है। तो दोस्तों, हम सबके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जापान अपनी सुरक्षा कैसे करता है। तो हम आपको बता दें कि जापान की सुरक्षा करने की पूरी जिम्मेदारी यूएस के पास है और इसी तरह यूएसए जापान को अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर बनाता है। हम आपको बता दें कि जापान और यूएसए के बीच साइन हुई थी द म्यूचुअल सिक्योरिटी डील, जिसमें यूएसए ने कहा कि आप यानी कि जापान अपनी खुद की आर्मी मत रखो और आपकी सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी। इसलिए जापान में आज भी अमेरिका के 80 मिलिट्री बेसेस और साथ ही साथ 50,000 सैनिक तैनात रहते हैं। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में तो यूएसए जापान की टेक्नोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि उसे पता है टेक्नोलॉजी के मामले में जापान टॉप पर है। और दोस्तों, जापान और अमेरिका की इसी डील को देखते हुए जापान के ऑफिसर्स को लगा, जब हमारे पास अमेरिका की इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी अपनी सिक्योरिटी के लिए है तो फिर क्यों हम अलग से डिफेंस फोर्सेज में स्पेंड करें। और उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा तो हम अपने देश की कंपनी और अपने देश की टेक्नोलॉजी में ये पैसा लगाएं। तो दोस्तों, बेसिकली जापान ने अपनी इकोनॉमी को अपनी सिक्योरिटी के ऊपर रखा और दोस्तों, इसी का नतीजा हमें साफ साफ जापान की बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ दिखता है।
इस म्यूचुअल डील का ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि जापान के पास अपने खुद के कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जापान के पास भी एक सिक्योरिटी डिफेंस फोर्स है। ध्यान से सुनिए, नाम है डिफेंस फोर्स, जिसका मतलब ये है कि जापान कभी भी खुद से अटैक नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, हम इस बात को आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। तो जब यूएसए अफगानिस्तान में अपनी एंटी टेरर वॉर लड़ रहा था, तो जापान भी उसकी मदद करना चाहता था। इसलिए जापान ने अपनी डिफेंस फोर्स के कुछ सैनिक अफगानिस्तान भेजे, पर वहां जाकर भी ये डिफेंस फोर्स के सैनिक सिर्फ ट्रांसपोर्ट या फिर फ्यूल भेजने जैसा ही काम कर पाए। यहीं से आता है कहानी में ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट लाए जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। आपको बता दें दोस्तों कि 2002 में शिंजो आबे मेजॉरिटी के साथ जापान के प्राइम मिनिस्टर बने, और इनका सिर्फ एक मोटिव था, जापान की सिक्योरिटी को मजबूत करना। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि शिंजो आबे ने जापान के सेल्फ डिफेंस के नंबर को 50,000 से बढ़ाकर 2,50,000 कर दिया। नहीं, शिंजो ने अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक क्वाड पार्टनरशिप बनाई। इस पार्टनरशिप का एक मेन मोटिव था, वो था इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना की डोमिनेंस को कम करना। और दोस्तों, इतना ही नहीं, जापान ने यूएस से हाईटेक वेपन जैसे फाइटर जेट्स भी इंपोर्ट करवाए। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि शिंजो के शासन के दौरान ही जापान यूएस स्टेल्थ फाइटर का सबसे बड़ा बायर भी बन गए। पर दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 2020 में शिंजो आबे ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया और 2022 में उनका असैसिनेशन हो गया। पर आज भी शिंजो आबे के सक्सेसर उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अब तो खबर यहाँ तक है कि जापान अपने डिफेंस बजट को 2 गुना करने वाला है, जिससे वो नंबर 6 से उठकर सीधा नंबर 3 पर चला जाएगा। पर दोस्तों, एक सवाल है जो फिर से उठकर आया है कि आखिर क्यों जापान इतनी तेजी से अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहा है। दोस्तों, अगर इसके पीछे की वजह जाने तो वो है उसके पड़ोसी देशों का बढ़ता एग्रेशन। जैसे कि जापान की एक 13 साल की बच्ची को नॉर्थ कोरिया ने एब्डक्ट करवाया, यानी कि जबरदस्ती उठवाया, और उसके बाद उस 13 साल की बच्ची का क्या हुआ ये आज तक कोई नहीं जानता। और दोस्तों, ये सिर्फ एक ही लड़की के साथ नहीं हुआ है, बल्कि नॉर्थ कोरिया बार बार जापान से लोगों को उठवा उन्हें जासूस बनाकर साउथ कोरिया भेज देता है, या फिर उनकी आइडेंटिटी छीनकर उनके नाम पर अपने लोगों को जासूस बनाकर साउथ कोरिया भेज रहा है। और दोस्तों, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक ऐसा मिसाइल टेस्ट किया जो सीधा जापान के ऊपर से होते हुए इंडियन पैसिफिक ओशन में जा गिरा। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया ने ऐसा चौथी बार किया है जब जापान को बिना बताए बैलिस्टिक मिसाइल को उसके ऊपर से लॉन्च किया है। और अब तो इस खेल में चाइना की भी एंट्री हो गई है। दोस्तों, चाइना ने भी मिसाइल छोड़ी जो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जा गिरी। दोस्तों, जापान के इसी हाल को देखकर कई लोगों का तो ये भी मानना है कि जापान अमेरिका के साथ मिलकर जंग की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों, इसी बीच आया एक और टेरिटोरियल डिस्प्यूट सेनाकाकू आइलैंड को लेकर। दोस्तों, चाइना जापान के इस आइलैंड को अपना बताता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता है। और दोस्तों, यही सब देखने और झेलने के बाद जापान पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। और यही हमें जापान के प्रेजेंट प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की स्टेटमेंट से साफ साफ दिखाई देता है। उन्होंने कहा, यूक्रेन टुडे मे बी ईस्ट एशिया टुमारो। चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया जैसे देशों को देखते हुए ही जापान आज अपनी मिलिट्री को इतना ज्यादा मजबूत बना रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, जाते जाते सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाएं।